हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ के चैप्टर 9 जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए पर्सन ब्रीथ्स इन व्हाट हैपेंस टू द डायफ्रागम एंड टू द रिब केज। जब हम लोग इन्हेलेशन प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं तब हमारे रिब केज का मूवमेंट क्या होता है और हमारे डायफ्रागम का मूवमेंट क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ एक फिगर ऐड किया है। इन्हेलेशन के टाइम डायफ्रागम डाउनवर्ड और रिब केज अपवर्ड मूवमेंट, उसके बाद एक्सेलेशन के टाइम डायफ्रागम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन और हमारा जो रिब केज है डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। डायफ्रागम का बिकम फ्लैटन, बिकम मोर कर्व्ड, बिकम मोर कर्व्ड, ये चारों दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बिकम फ्लैटन, ए और बी हो सकता है। उसके बाद रिब केज की तरफ आते हैं। फर्स्ट बोला है मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अगर इनवर्ड आएगा तो स्पेस तो कम हो जाएगा, तो ये ए नहीं होगा। मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्योंकि देखिए डायफ्रागम ऑलरेडी कर्व्ड होता है, तो ये मोर कर्व्ड होगा तो कैसे स्पेस ज़्यादा हुआ। तो बिकम फ्लैटन थोड़ा स्ट्रेट होता है, नीचे जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 11 का बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, Farheen soaked some bean seeds in water overnight. Next morning she drained the water and kept the seed moist till they started germinating. जैसे हम लोग sprouted seeds बनाते हैं ना, उसी प्रोसीजर के साथ। She boiled half of the seeds and then kept the germinating seeds in one thermos flask X and the boiled seeds in another thermos flask Y. She covered the mouth of both the flask with a moist cotton wool. Then she inserted thermometers in both flasks and kept the flask as shown in the figure. तो फरहीन ने क्या किया, कुछ सीड्स लिए, उन्हें पहले स्प्राउट्स बनाए, हाफ को बॉयल किया और हाफ को एज इट इज छोड़ दिया। दोनों को एक एक फ्लास्क में छोड़ा। देन उनके माउथ को मॉइस्ट कॉटन वूल से कवर किया और एक एक थर्मोमीटर को प्लेस किया। उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन वो देखेगी। हमें पता होना चाहिए कि सीड्स रिक्वायर नेसेसरी एनर्जी टू डेवलप एंड ग्रो, सो द जर्मिनेटिंग सीड्स अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सीड्स रेस्पायर करते हैं। अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क एक्स इंक्रीजेस बिकॉज इट हैज़ फोटोसिंथेसाइजिंग सीड्स। सीड्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क एक्स इंक्रीजेस बिकॉज इट हैज़ रेस्पायरिंग सीड्स। येस, ये जर्मिनेटिंग सीड्स है, मतलब ये लोग रेस्पायर करेंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क वाई इंक्रीजेस बिकॉज इट हैज़ बॉइल्ड सीड्स। बॉइल्ड सीड्स में जर्मिनेशन नहीं होगा और ना ही वो लोग रेस्पायर करेंगे, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें इन्हें करेक्ट हैं या नहीं बोलना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी सेल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे में जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एक
पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कि हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि रेड कलर हमारे ब्लड को प्रोवाइड करता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड. हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द बॉडी. हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन होके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में हेल्प करता है. तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सॉरी. स्टेटमेंट 2, हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है. तो both the statements are true and 2 is the correct explanation for statement 1. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 14. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमें देखना है. फर्स्ट है फर्मेंटेशन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड याल्ड वेरी लिटिल एनर्जी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फर्मेंटेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें शुगर ब्रेकडाउन होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल है. तो इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ये अकर होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड, इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. इंटरनल रेस्पिरेशन हम किसे बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द टिश्यू. और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है. उसमें जो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन प्रोसेस में जितने भी फूड पार्टिकल्स जाके हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करता है. हम जो काम करते हैं उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. तो इसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोल के बोलते हैं. चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर. थर्ड स्टेटमेंट, एक्सलेशन. डिक्रीज इन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स कॉज एयर टू मूव आउट फ्रॉम द लंग्स. देखिए हमें पता है प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से एयर मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. तो ऑब्वियसली जब लंग्स में हाई प्रेशर क्रिएट होगा और एनवायरनमेंट में लो प्रेशर क्रिएट होगा तो अंदर से बाहर की तरफ एयर मूव आउट करेगा. तो यहाँ एक्सलेशन का बाद बोला गया है, डिक्रीज इन एयर प्रेशर बोला गया है इनसाइड द लंग्स. ये गलत है. इंक्रीज इन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स होना चाहिए. ये स्टेटमेंट गलत है. उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं. स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स. यस, स्टोमाटा लीव्स में और स्टेम बोथ में प्रेजेंट होते हैं. ये लोग गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं एंड ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रीड द गिवन पैराग्राफ और फिल इन द ब्लैंक्स करना है. Sometimes during strenuous activity such as long distance running, your body cannot get enough dash to produce the required energy. हमारा जो फूड का ब्रेकडाउन होता है किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो द बॉडी कैन नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द रिक्वायर एनर्जी. फर्स्ट ऑप्शन गया ऑक्सीजन. उसके बाद सेकेंड, टू गेट एडिशनल एनर्जी डैश रेस्पिरेशन अकर विद इन द मसल्स ऑफ द सेल. एज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता. तो बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए क्या करेगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में होगा. तो सेकंड हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन. थर्ड, in this process there is partial breakdown of dash to produce dash, the accumulation of which in the body cause dash. तो in this process ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है? देयर इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड
द एक्यूमुलेशन ऑफ विच इन द बॉडी कॉज मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स का हम लोग पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द गिवन फिगर इलस्ट्रेट द चेंज इन लंग्स वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। सांस लेने और छोड़ने के प्रोसेस का एक ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, पी नॉर्मल, क्यू अप, आर में डाउन, फिर आर से एस नॉर्मल, फिर अप देन डाउन, इस हिसाब से। द चेंज फ्रॉम क्यू टू आर इंडिकेट्स, क्यू से आर के बीच में क्या चेंज इंडिकेट किया जा रहा है। देखिए, द चेंज फ्रॉम क्यू टू आर इंडिकेट डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, डिक्रीज हो रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एंड दस इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स। ओबियसली एयर जब एक्सपेल्ड आउट हो रहा है तो लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम। दिस रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। ओबियसली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो एयर लंग्स से बाहर की तरफ मूव होगा, मतलब एक्सपीरेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस किस थ्रू से रेस्पिरेशन होता है, यहाँ एक चार्ट दिया गया है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म पी क्यू आर एंड एस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से किसका डेफिनेशन और कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट देखिए दिया गया है, गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू गिल्स, स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया है येस और एक तरफ नो। अगर येस है तो ओबियसली ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि फिश, तो येस की तरफ क्यू में हो जाएगा फिश टाइप के ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट देखिए नो की तरफ आगे जाने के बाद आया है गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्पाइरकल्स। हमें याद है ना, इंसेक्ट में स्पाइरकल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। एक तरफ उसके भी येस दिया गया है और दूसरी तरफ नो दिया गया है, तो ये एस की जगह पी में कॉकरोच हो सकता है और ग्रासोपर भी हो सकता है। उसके बाद नो की तरफ देखिए, नो में आने के बाद नीचे और एक डेफिनेशन दिया गया है गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू लंग्स, जैसे कि हम लोगों का। येस के नीचे फिर देखिए गैसियस एक्सचेंज अकर ऑल्सो थ्रू मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में होता है, फ्रॉग में। उसके बाद तो आर के जगह पे येस जहाँ पे लिखा गया है वहाँ फ्रॉग हो सकता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखिए गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसका किसका रेस्पिरेशन होता है, एमोइबा, अर्थवर्म, ये सारे एग्जाम्पल्स अभी ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो ऑप्शंस को देखने के बाद हमें लग रहा है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग पहले किस टाइप का रेस्पिरेशन किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है और हम उन्हें किन किन नाम से बुलाते हैं, जैसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक टेबल बना लीजिएगा, इजीली याद रह जाएगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, 3 टेस्ट ट्यूब्स आर सेट अप एज शोन। यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं। द इंडिकेटर यूज्ड हियर चेंजेस फ्रॉम रेड टू येल्लो। ये इंडिकेटर रेड से येल्लो की तरफ चेंज होगा when exposed to increased level of CO2। जब CO2 का लेवल टेस्ट ट्यूब में बढ़ेगा तो इंडिकेटर अपना कलर रेड से येलो कर लेगा। एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट द इंडिकेटर इन ईच टेस्ट ट्यूब वॉज रेड। जब पहले हम एक्सपेरिमेंट को शुरू कर रहे हैं तो सभी इंडिकेटर का कलर क्या है, रेड है। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा वहाँ पे येलो हो जाएगा। चलिए देखते हैं What will be the color of indicator in each test tube after 2 hours। देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लीफ है, लाइट आ रहा है, उसमें रेस्पिरेशन होगा
एंड फोटोसिंथेसिस भी होगा क्योंकि लाइट आ रहा है। तो जितना CO2 रेस्पिरेशन में रिलीज होगा उतना CO2 प्लांट और लीफ अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ कर लेगा। तो नो कलर चेंज, क्योंकि CO2 नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और CO2 को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे कलर चेंज होगा फ्रॉम रेड टू येलो। थर्ड में देखिए कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बार दिया गया है मैश, उसके बाद इंडिकेटर। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब में भी नो कलर चेंज, मतलब रेड का रेड ही रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खाली सेकेंड टेस्ट ट्यूब में चेंज होगा जहाँ पे कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। The given diagram show a respirometer that is used to measure gaseous exchange in gram seeds. The apparatus is maintained at a constant temperature. यहाँ देखिए एक सेटअप दिया गया है, बीच में P सीड्स हैं, नीचे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है KOH, उसके बाद परफोरेटेड बास्केट। फर्स्ट देखिए टेस्ट ट्यूब में हमें पता है सीड्स जर्मिनेट करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब ब्रीद करते हैं, तो वो ऑक्सीजन ले रहे होंगे एंड CO2 छोड़ रहे होंगे। उसके बाद KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक टेंडेंसी है, ये जितना भी CO2 प्रेजेंट होता है उसे एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है। तो सीड अपने रेस्पिरेशन में जितना भी CO2 रिलीज करेगा ये KOH उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद दूसरे साइड देखिए एक मैनोमीटर रखा गया है। मैनोमीटर हेल्प्स टू मेजर द प्रेशर। ये डिवाइस प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब CO2, सीड्स रेस्पायर, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। अभी देखिए क्या होगा। एज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब नो गैस अवेलेबल फॉर प्रेशर विल डिक्रीज। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कोई भी गैस अभी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब हो गया और जितना ऑक्सीजन था वो भी सीड्स एब्जॉर्ब कर लिए, तो प्रेशर डिक्रीज होगा एंड देन अ सक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रेशर विल बी क्रिएटेड इन द टेस्ट ट्यूब। तो प्रेशर डिक्रीज होके एक सक्शन प्रेशर रहेगा, तो X में डिक्रीज इन प्रेशर। उसके बाद उस प्रेशर को लेवल करने के लिए हेंस fluid level of Z will rise and Y will fall to compensate the loss of pressure in X. Z में rise होगा और Y में डिक्रीज होगा और फॉल होगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए। तो जब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए नो गैस अवेलेबल, डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज होगा प्रेशर में, उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए Z में राइज होगा और Y में फॉल होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। रोहन सेटअप एन एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर, व्हाट विल ही ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। देखिए यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं और बीच में एक जर्मिनेटिंग सीड्स लिए गए हैं। देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में एयर आने के बाद X में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हमें पता है KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो एयर से जितना भी CO2 होगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वहाँ से Y की तरफ आएगा, तो अगर CO2 ही नहीं है तो लाइम वाटर भी मिल्की नहीं होगा, इट विल नॉट टर्न लाइम वाटर टू मिल्की। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में जर्मिनेटिंग सीड्स है। जर्मिनेटिंग सीड्स हमें पता है रेस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, CO2 को छोड़ेंगे, CO2 वहाँ से निकल के जेड की तरफ जाएगा। एज CO2 आएगा तो इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, उसके बाद टू द सक्शन पंप। समझ में आया। अभी इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए दिया गया है लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब वाई टर्न्स मिल्की, नहीं होगा क्योंकि CO2 ही नहीं है। सेकेंड लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब जेड टर्न्स मिल्की, यस ट्रू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा। मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।